नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को लगेगा दोहरा झटका। पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी भी खतरे में। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूक्रेन के कई शहरों में हवाई हमलों का अलर्ट। आज इस्तांबुल में दोनों देशों के बीच युद्ध विराम पर होगी बातचीत। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चीन के सबसे बड़े शहर का बड़ा हिस्सा शुक्रवार तक बंद, फिर तेजी से फैल रहा है कोरोना। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रूस यूक्रेन जंग से दुनिया में बढ़ रहा है भारत का कद। चीन के बाद अब इस देश के विदेश मंत्री करेंगे दौरा। पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत पर बोली राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मोदी योगी की जोड़ी को कोई नहीं तोड़ सकता। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को दोहरा झटका लगते दिख रहा है। एक तरफ विपक्ष संसद में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े सूबे पंजाब की सरकार पर भी संकट के बादल छाते दिख रहे हैं। विपक्षी दलों ने पंजाब के मुख्यमंत्री का उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मांग लिया है, और यही नहीं, उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की ओर से पेश किया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन के कई शहरों में हवाई हमले का अलर्ट। इस्तांबुल में दोनों देशों के बीच युद्ध विराम पर होगी बात। जहां दोस्तों 24 फरवरी से रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग ने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया है। यूक्रेन की राजधानी समेत कई शहर तबाह हो गए हैं, और आज भी कई शहरों में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। और इस बीच तुर्की की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच बातचीत की शुरुआत होने की पहल हुई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने संकेत दिया है कि वो नाटो में शामिल नहीं होंगे, लेकिन उन्हें अपनी सुरक्षा की गारंटी चाहिए। युद्ध खत्म करने पर रूस के साथ वार्ता कर रहे यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य ने कहा कि दोनों पक्षों ने सोमवार को तुर्की में व्यक्तिगत रूप से बैठक करने का फैसला किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन के सबसे बड़े शहर का बड़ा हिस्सा शुक्रवार तक बंद, फिर तेजी से फैल रहा है कोरोना। जी हां दोस्तों, चीन 2 साल के सबसे भीषण कोरोना कहर से जूझ रहा है। सोमवार को चीन ने अपने सबसे बड़े शहर शंघाई के बड़े हिस्से में लॉकडाउन लागू कर दिया, और इसके साथ ही शहर में बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्टिंग शुरू की गई है। स्थानीय सरकार ने बताया कि शंघाई के पुंडोंग और उसके आसपास के क्षेत्रों में सोमवार से शुक्रवार तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। पुंडोंग फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है, और शंघाई में लॉकडाउन के दूसरे चरण में शहर को विभाजित करने वाली हुआंगपू नदी के पश्चिमी क्षेत्र में शुक्रवार से 5 दिन लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन के दौरान लोगों को घरों में रहना होगा। बाहरी संपर्क बंद करने के लिए किसी भी वस्तु या सामान की डिलीवरी को चौक पॉइंट पर छोड़ दिया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक कारोबार को छोड़कर सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, और सार्वजनिक परिवहन भी बंद रहेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रूस यूक्रेन जंग से दुनिया में बढ़ रहा है भारत का कद। चीन के बाद अब इस देश के विदेश मंत्री करेंगे दौरा। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 1 महीने से चल रही जंग में भारत अपनी तटस्थ नीति के चलते दुनिया का पावर सेंटर बनता जा रहा है, और अभी चीन के विदेश मंत्री अचानक भारत दौरा करके गए हैं, और अब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी भारत आने की उनकी भी खबर है। हालांकि अभी रूस विदेश मंत्री का भारत दौरा तय नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि वो अगले कुछ दिनों में बिना कोई पूर्व ऐलान किए चीनी विदेश मंत्री की तरह भारत आ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक रूसी विदेश मंत्री के इस दौरे में आर्थिक संकट में फंसी रूसी अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने पर चर्चा की जाएगी, और इसमें दोनों देशों के बीच रुपए रूबल में व्यापार शुरू करना भी शामिल है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत पर बोली राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मोदी योगी की जोड़ी को कोई नहीं तोड़ सकता। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जोड़ी कोई नहीं तोड़ सकता। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में लोगों के अपार समर्थन से सत्ता बरकरार रखी है। योगी आदित्यनाथ ने पिछले हफ्ते दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, और उस कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शामिल हुए थे। हाल में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी नीति गठबंधन ने 403 में से 273 सीट पर जीत हासिल की है। बीजेपी का जहां 255 सीट पर जीत मिली, तो वहीं उसकी सहयोगी निषाद पार्टी और अपना दल को 18 सीटों पर जीत मिली है। 3 दशकों में पहली बार किसी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार विधानसभा चुनाव जीता है। इस पर आनंदीबेन पटेल ने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है। मित्रों, मोदी योगी की जोड़ी को
कोई नहीं तोड़ सकता। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में मांग, हिंदुओं को अल्पसंख्यक का मिले दर्जा। सुप्रीम कोर्ट में वकील की मांग पर केंद्र ने कहा कि राज्य चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, राज्य सरकारें अपनी सीमा में हिंदुओं या किसी भी धर्म और भाषाई समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित कर सकते हैं। ये दलील अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में दी। दरअसल भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और इसमें उनकी मांग है कि राज्यों में अल्पसंख्यकों की पहचान तय हो और हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। अश्विनी की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। याचिकाकर्ता की दलील है कि देश के 10 राज्यों में हिंदू भी अल्पसंख्यक हैं, लेकिन उन्हें अल्पसंख्यक योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, ना ही वो मदरसों की तरह स्कूल खोल सकते हैं। अब केंद्र के जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट 28 मार्च को इस मामले में सुनवाई कर रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2024 में राष्ट्रीय फलक पर पीएम मोदी के लिए कोई चुनौती दूर दूर तक नहीं दिखाई देती। जी हाँ दोस्तों, एक समय जो कांग्रेस अखिल भारतीय स्तर पर वर्चस्व बनाई थी, वो 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब केवल 2 राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सिमट गई है। राजनीतिक अस्थिरता व गलत निर्णय के चलते पंजाब जैसा महत्वपूर्ण राज्य उसके हाथ से खिसक गया है। कांग्रेस की भविष्य की संभावनाओं पर पूरी तरह पानी फिर गया है और उसके तीनों मोहरे सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। यही हश्र मायावती का भी हुआ है। एक समय समझा जाता था कि बसपा देश भर में कांग्रेस का विकल्प बन सकती है और इसी पंजाब से निकलकर बसपा उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 3 बार सत्तारूढ़ होने के बाद इस बार केवल 1 सीट जीत पाई है। कांग्रेस का विकल्प बनती आम आदमी पार्टी जरूर दिख रही है, लेकिन अन्य क्षेत्रीय दलों से केजरीवाल कितना तालमेल बिठा पाते हैं, ये कहना फिलहाल मुश्किल होगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि कश्मीर फाइल से जुड़ी आ रही है। 2 अप्रैल को देश भर से घाटी पहुंचेंगे कश्मीरी पंडित। नवरेह के मौके पर भागवत करेंगे संबोधित। जी हाँ दोस्तों, द कश्मीर फाइल्स फिल्म में कश्मीरी पंडितों के विस्थापन का दर्द सामने आने के बाद इस बार नए साल यानी कि नवरोह पर घाटी में पंडितों की वापसी की आवाज बुलंद होगी। देश भर से कश्मीरी पंडित नवरेह मनाने 2 अप्रैल को घाटी पहुंचेंगे। जम्मू से भी बस के जरिए कश्मीरी पंडित घाटी में जाकर हरि पर्वत पर मां सारिका मंदिर में पूजा अर्चना के साथ ही पंडितों की वापसी की कामना करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मौसम विभाग से आ रही है। बिहार में बारिश, जम्मू में टूटा रिकॉर्ड और जाने दिल्ली, यूपी सहित अन्य राज्यों का हाल। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में लगातार मौसम गर्म होता जा रहा है। रविवार को अधिकतम तापमान मौसम के औसत से 5 डिग्री अधिक यानी कि 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को आसमान साफ रहने की उम्मीद है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 37 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और आपको बता दें कि बिहार, झारखंड, यूपी सहित देश के अन्य राज्यों में क्या है मौसम का हाल। दरअसल दोस्तों, झारखंड की राजधानी रांची स्थित मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि सूबे के कई जिलों में अब लू चलेगी और इसके लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं मौसम विभाग की बात माने तो बिहार में 30 मार्च के बाद मौसम में बड़े बदलाव होने के आसार हैं। पूर्वी हवा के प्रभाव की वजह से 30 मार्च को सूबे के पूर्वी इलाकों में हल्की बारिश के साथ बूंदाबांदी होगी। वहीं बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो मौसम विभाग के अनुसार इस महीने के अंत तक गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम है। यही नहीं, तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। भारतीय मौसम विभाग की माने तो 28 मार्च तक अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। राजस्थान के ज़्यादातर हिस्से एक बार फिर तेज गर्मी की चपेट में हैं और जहां अधिकांश जगह दिन का अधिकतम तापमान 41 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। रविवार को बांसवाड़ा में अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पड़ोसी देशों को साधने की कोशिश तेज, बिम्स्टेक सम्मेलन में पीएम मोदी करेंगे अहम घोषणा। चीन ने बढ़ा दी है अपनी सक्रियता। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन रूस विवाद की वजह से वैश्विक कूटनीति में बड़ी बदलाव की बातें कही जा रही हैं। ऐसे में दक्षिण एशिया में भी चीन की सक्रियता बढ़ने के साफ संकेत हैं। पड़ोसी देशों को साधने में भारत की कोशिशें भी साफ तौर पर तेज होती दिख रही है और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और श्रीलंका की यात्रा हुई है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मालदीव और श्रीलंका की यात्रा पर हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रैली से पहले इमरान खान को लगा झटका, कैबिनेट मंत्री शहनाज बुगती ने दिया इस्तीफा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान से बात तभी हो सकती है जब गोलियों की आवाज़ बंद हो और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की महबूबा मुफ्ती को 2 टूक। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान
पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पर पाकिस्तान से बातचीत किए जाने वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के साथ तब बात की जा सकती है जब वहां से आने वाली बंदूकों और गोलियों की आवाज़ रुकेगी। उन्होंने कहा कि क्या भाजपा को अपने देश के लोगों से बात करनी चाहिए या विदेशी धरती पर बसे लोगों से, या फिर बातचीत तभी हो सकती है जब बंदूकों और गोलियों की वहां से आवाज़ रुके। शनिवार को पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने रामबन के डाक बंगला में युवा सम्मेलन के दौरान कहा था कि पाकिस्तान से बातचीत के बिना कश्मीर घाटी में शांति कायम नहीं की जा सकती है। महबूबा मुफ्ती ने चिनाब घाटी के संशोधनों को घेरने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को दोषी ठहराया। कहा कि घाटी के लोगों को इस सरकार ने कोई लाभ नहीं दिया। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी, महंगाई और अब तक के वो सबसे ऊंचे स्तर पर है। वहीं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि रविवार को दिल्ली में एक स्कूल का नाम टीका लाल टपलू के नाम पर रखा गया है और उन्होंने कहा कि वो हमारे लिए न केवल इसलिए सम्मानित थे क्योंकि वो कश्मीर में भाजपा के अध्यक्ष रहे थे, बल्कि वो कश्मीर की संस्कृति के प्रतीक थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जयशंकर ने मालदीव के राष्ट्रपति सोली से की मुलाकात, दोनों देशों के बीच विशेष साझेदारी पर की गई चर्चा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 27 मार्च को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली से अड्डू शहर में रविवार को मुलाकात की और दोनों देशों के बीच विशेष साझेदारी पर चर्चा की। जयशंकर शनिवार को वहां पहुंचे थे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रपति को शुभकामनाएं दी। जयशंकर ने ट्वीट किया कि मालदीव के राष्ट्रपति द्वारा स्वागत किया जाना सम्मान की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उन्हें व्यक्तिगत शुभकामनाएं दी और दोनों देशों के बीच विशेष साझेदारी पर चर्चा की, जिसने उनके कार्यकाल में कोई ठोस परिणाम दिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी सरकार 2.0 में मंत्रिमंडल के साथ अफसरों में भी दिखेगा बड़ा बदलाव, पुरानों को हटाकर तैनात किए गए नए निजी सचिव। जी हाँ दोस्तों, नई सरकार बनने के बाद अब मंत्रियों के साथ नए निजी सचिव तैनात कर दिए गए हैं और पुराने मंत्रियों के साथ तैनात सभी निजी सचिव हटा दिए गए हैं। खास बात यह है कि मंत्रियों के स्टाफ में 20% महिलाएं तैनात की गई हैं। सचिवालय प्रशासन विभाग ने मंत्रियों के स्टाफ की सूची तय कर दी है। निजी सचिव, अपर निजी सचिव, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और अनुसेवकों का चयन रैंडम आधार पर किया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फिर गरजा योगी का बुलडोजर, प्रयागराज में पूर्व विधायक के रिश्तेदार समेत 7 निर्माणों पर चली जेसीबी। जी दोस्तों, प्रयागराज में रविवार दोपहर 4 दुकान समेत 7 अवैध निर्माणों पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला। भाजपा के पूर्व विधायक के रिश्तेदार के मकान की बाउंड्री वॉल भी तोड़ी गई और इससे पहले पीडीए का दस्ता ध्वस्तीकरण करने पहुंचा तो विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं मकान मालिक और दस्ते के बीच झड़प पड़ने लगी तो पुलिस ने हस्तक्षेप किया और विरोध करने वालों को हटाया। इसके बाद ध्वस्तीकरण शुरू हुआ और 2 मकानों को तो पूरी तरह से गिरा दिया गया। 2 मकान रक्षा भूमि पर बने थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब वायुसेना के जवानों को यूपीएससी परीक्षाओं में शामिल होने और सिविल सेवा अधिकारी बनने में नहीं आएगी अड़चन। जी हाँ दोस्तों, उन मामलों में जहां भारतीय वायुसेना के अधिकारी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा और राज्य स्तरीय सिविल सेवा परीक्षा को पास करने वाले जवानों को सेवा छोड़ने और प्रथम श्रेणी के अधिकारी के रूप में शामिल होने की अनुमति नहीं दे रहे थे। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की ओर से एक बड़ा फैसला आया है। न्यायाधिकरण ने भारतीय वायुसेना से ऐसे जवानों को सिविल सेवा में जाने की अनुमति देने को कहा है। न्यायाधिकरण यानी कि आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल के मुताबिक एयरफोर्स के जवान 2 सप्ताह के भीतर छुट्टी लेकर सिविल सेवा में शामिल हो सकते हैं और न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ ने भारतीय वायुसेना के बल के बाहर ग्रेड ए सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए जवानों को अनुमति देने को लेकर अपने नियमों और शर्तों को बदलाव करने को भी कहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान में भाजपा ने शुरू की चुनावी तैयारी, पन्ना प्रमुख नियुक्ति अभियान का हुआ आगाज। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत विभिन्न जिलों में पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति का शुभारंभ हो गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने श्रीगंगानगर जिले के बींजबायला में अभियान शुरू किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, बोले समान नागरिक संहिता है समय की मांग। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भाजपा शासित पहाड़ी राज्यों में एक समिति के गठन का जिक्र करते हुए कहा
कि अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। देश भर में कानून की एक रूपता होनी चाहिए। सिफारिशों के आधार पर एक समान नागरिक संहिता पेश की जा सकती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शनिवार को समान नागरिक संहिता लाने का आह्वान किया और समान नागरिक संहिता लाने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के कदमों की ओर इशारा करते हुए मंत्री ने कहा कि ये सही दिशा में उठाया गया कदम है। सिंह ने भाजपा शासित पहाड़ी राज्य में एक समिति के गठन का जिक्र किया। बिहार के बेगूसराय लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में हिंदुओं के उत्पीड़न और आरोपों को दोहराया और जेडीयू के हालिया विरोध पर नाराजगी व्यक्त की। गौरतलब है कि जेडीयू के 2 पूर्व विधान पार्षदों ने डीएम ऑफिस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पुतला फूंककर विरोध किया था। जेडीयू नेताओं का आरोप है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रजौड़ा में हिंदू मुस्लिम मामले को बेवजह तूल दिया। वहीं आपको बता दें कि एनडीए सदस्यों द्वारा उनका पुतला जलाए जाने पर सिंह ने कहा कि मैं हर कीमत पर हिंदुओं के अधिकारों के लिए लड़ूंगा। अगर वोट बैंक की राजनीति के दबाव में प्रशासन कारपेट के नीचे काम करता रहेगा तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र के हिंदू कहां जाएंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अविश्वास प्रस्ताव से पहले इमरान खान को बड़ा झटका, 50 मंत्री हो गए लापता। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर है कि अविश्वास प्रस्ताव से पहले पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की पार्टी पीटीआई को बड़ा झटका लगा है। इमरान खान की कुर्सी जाने वाली है। बता दें कि इमरान खान की सरकार के 25 संघीय, 19 सहायक और 4 राज्य मंत्री लापता हैं। संकट की घड़ी में इमरान के मंत्री मैदान छोड़कर भाग गए हैं। इमरान खान को प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और अब ये लगभग तय हो गया है। गौरतलब है कि संकट में कई करीबियों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का साथ छोड़ दिया है। 28 मार्च को पाकिस्तान की संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश होगा। 31 मार्च से 4 अप्रैल के बीच अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होगा। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ताइवान को चीन का हिस्सा नहीं मानते 90% ताइवानी, सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, रूस यूक्रेन संकट के बीच एक सर्वेक्षण किया गया और इस सर्वेक्षण में लगभग 90% लोगों ने बीजिंग के इस दावे को खारिज कर दिया कि ताइवान चीन का हिस्सा था। ताइवान न्यूज ने रेडियो ताइवान इंटरनेशनल का हवाला देते हुए कहा कि लगभग 90% ने बीजिंग के निरंतर दावों को खारिज कर दिया कि ताइवान चीन का हिस्सा था। साथ ही छोटे देश के अंतर्राष्ट्रीय स्थान को सीमित करने और इसे सैन्य बल के साथ धमकी देने के उनके प्रयासों को भी खारिज कर दिया। और सर्वेक्षण में पाया गया कि 88.6% ने ताइवान जल डमरू मध्य में शांति की रक्षा के लिए अन्य लोकतंत्रों के साथ घनिष्ठ सहयोग की मांग करने वाली सरकार को मंजूरी दी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत ने पाकिस्तान और उत्तरी कोरिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग, कहा परमाणु मिसाइल गठजोड़ क्षेत्र की सुरक्षा के लिए खतरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समक्ष पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के परमाणु मिसाइल गठजोड़ के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई करने की मांग की है। भारत ने कहा है कि ये गठजोड़ क्षेत्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने सुरक्षा परिषद से कहा कि भारत का मानना है कि हमारे क्षेत्र में डीपीआरके से संबंधित परमाणु एवं मिसाइल तकनीक के प्रसार का तत्काल समाधान निकालने की आवश्यकता है। गठजोड़ का भारत समेत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार, लेकिन उसके इरादे ठीक नहीं। रूस ने दिया बड़ा बयान। जहां दोस्तों, रूस ने कहा कि वो अमेरिका के साथ राजनयिक मिशनों के मुद्दों को लेकर सामान्य स्तर पर वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका रूसी मिशनों को और अधिक उलझाने का प्रयास कर रहा है। रूस के विदेश मंत्री की प्रवक्ता मारिया जखारोव ने शनिवार को ये जानकारी दी। जखारोव ने कहा कि हम लोग बातचीत को बाधित नहीं कर रहे हैं, हम वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन सख्ती के साथ सामान्य स्तर पर परस्पर बातचीत के लिए अमेरिका इस दिशा में अपनी रुचि नहीं दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका रूसी मिशनों को और अधिक उलझाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। उन्होंने अमेरिका से इस तरह के कृत्यों पर विचार करने की अपील की है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 80 करोड़ लोगों को सितंबर तक मिलेगा 5 किलो फ्री राशन। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने मुफ्त खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को इस साल सितंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। गौरतलब है कि साल 2000 से ही केंद्र सरकार की ओर से इस स्कीम के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त राशन मुहैया कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा मार्च 2020 में की गई थी। शुरू में ये योजना अप्रैल-जून 2020 की अवधि के लिए शुरू की गई थी, लेकिन बाद में इसे
30 नवंबर 2021 और 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया था।